आज इस मेरी जन्मभूमि मेरी कर्मभूमि समाजवादी पार्टी द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी के निर्देशन पर लगाई गई इस पीडीए बैठक में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे घाटमपुर विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय राजू वर्मा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित लोहिया वाहिनी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव भाई बंटी यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी महिला प्रकोष्ठ की सम्मानित जिलाध्यक्ष बहन अर्चना रावल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय शिव सिंह पाल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भाई लोहिया वाहिनी के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय विजय यादव जी, जिला पंचायत सदस्य बहन सोमवती संखवार जी, आदरणीय द्रौपदी पालनी, कल्पना द्विवेदी जी, संगीता जी, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे छोटे भाई अनिल वासी सोनकर जी, करमवीर जी, हमारे विधानसभा के सम्मानित महासचिव आदरणीय अमर सिंह यादव जी, SC/ST प्रकोष्ठ के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय रंजन पासवान जी, सम्मानित पटेल के प्रधान, मंच पर बैठे सभी सम्मानित साथीगण और जिन लोगों ने भाई इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक भाई सैलू सोनकर के आह्वान पर, मेरे निवेदन पर आप लोगों ने इस कार्यक्रम को भव्य बनाने का काम किया है, वो सभी युवा साथियों का मैं इस मंच के माध्यम से का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाई बंशीधर यादव जी, भाई बबलू दिवाकर जी, मोहम्मद आजम जी, मोहम्मद मुशर्रफ जी, सौरभ यादव जी, सूरज यादव जी, अनिल कुशवाहा जी, श्रीचंद्र यादव, मनीष यादव जी, जितेंद्र यादव जी, नौशाद जी, असलम भाई, छोटे सिद्दीकी जी, अवधेश शर्मा जी, राघवेंद्र यादव जी, मोहम्मद उमर जी, हिमांशु जी, देश दीपक यादव जी, देश ठाकुर जी, मनवेंद्र जी, लोकू जी और भी बहुत सारे लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान किया है। उन सभी साथियों का मैं समाजवादी पार्टी की ओर से, मंच की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और खास तौर पर आज हम उस मां शक्ति को नमन करता हूं जिन्होंने लगभग 3-4 घंटे से यहाँ बैठकर जो पीडीए बैठक को सफल बनाने में अपना योगदान किया है, उन माताओं बहनों का मैं इस मंच के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमें लगता है पहली बार ये माताएं होंगी जो समाजवादी पार्टी की बैठक में, पीडीए की बैठक में आने का काम किया होगा। मैं इसलिए इनका धन्यवाद करता हूं। साथियों, मैं आज कुछ कहने से पहले कहना चाहता हूं कि अगर इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर नहीं पैदा हुए तो मैं इस शहरों में रहने वाला, आपके बीच में रहने
डॉक्टर अम्बेडकर नहीं पैदा होते तो हम प्रधान बनने का सपना भी नहीं देख सकते। हम लोग सोचते हैं ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कर दिया, जो अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं पैदा होते तो हम प्रधान बनने का सपना नहीं देख सकते थे। आपको मालूम हो कि बाबा साहब अम्बेडकर कठिन परिस्थितियों में उच्च शिक्षा प्राप्त करके इस देश के पहले विद्वान, विश्व के पांचवें विद्वान, भारत के संविधान लिखने वाले, नारी को सम्मान, दलितों को स्वाभिमान देने का काम जो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है, कोई धरती पर न द्वापर में हुआ है, न त्रेता में हुआ है, न सतयुग में हुआ है। अगर जो कुछ भी मिला है दलितों को, पिछड़ों को, अकेले के लोगों को और समूची नारी जात को अगर किसी ने बराबर का हक देने का काम किया है, उस महामानव का नाम बाबा साहब अम्बेडकर है। बाबा साहब अम्बेडकर को जब संविधान बनाने का मौका मिला तो अंग्रेजों की एक टीम आई ये जानने के लिए कि हम ये देश को छोड़ देंगे, लेकिन इस देश को जलाओगे कैसे। तो ये टीम नेहरू के पास गई, मोतीलाल नेहरू के पास गई, गांधी के पास गई, गांधी के पास गई, बहु नेताओं के पास गई। कोई नहा रहा था, कोई आराम कर रहा था, कोई खाना खा रहा था, कोई सो रहा था। ये टीम बाबा साहब अम्बेडकर के बाद 12 बजे के बाद रात में पहुंची। बाबा साहब संविधान लिख रहे थे और संविधान की प्रतियां सामने कुर्सी में रखते जा रहे थे। तो जानते हो अंग्रेजों की उस टीम ने बाबा साहब अम्बेडकर से कहा, गांधी सो रहे हैं, सुभाष सो रहे हैं, वाल्मीकि सो रहे हैं, नेहरू सो रहे हैं, आप जग रहे। तो जानते हो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था उनका समाज जग रहा है इसलिए वो सो रहे हैं, हमारा समाज सो रहा है इसलिए जगने का काम कर रहे हैं। अंग्रेजों को ये बड़ा सही हुआ, उन्होंने सोचा जब एक व्यक्ति पूरे समाज को जगाने का दावा कर रहा है तो निश्चित तौर पर इस देश के लोग जगेंगे, हमें ये देश छोड़ के जाना चाहिए। बाबा साहब की कोशिश सामने भी उन्होंने चुनौती रखी कि हमने इस देश में 250 वर्ष राज इसलिए किया कि हम काबिल थे, नाकाबिल लोग इस देश को कैसे चलाओगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को सौंपने का काम किया। उससे पहले जो एक इशू पर पूरी कमेटी में बहस हुई तो यहाँ के तथाकथित लोग कहते थे हमारे सामने सबसे बड़ी अगर कोई चुनौती है तो काबिलियत की चुनौती है। काबिलियत की चुनौती है तो काबिल लोग वोट डाले, काबिल लोग नेता बने, काबिल लोग देश चलाए। जानते उन्होंने कहा काबिल कौन होते हैं, ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि बड़े होने पर दलित समाज की हमारी माताएं बैठी हैं। उन्होंने कहा काबिल 3 लोग होते हैं, आज भी 75-76 साल बाद भी काबिल 3 होते हैं। कौन काबिल होते हैं? या तो जो सबसे पढ़ा लिखा हो वो काबिल होता है कि नहीं होता है? गवाही तो बाबा साहब के सामने रखा कि वोट देने का अधिकार उनको हो तो कम से कम BA पास हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा अगर ये नियम पास हो गया कि वोट देने का अधिकार BA पास को हो जाएगा तो हमारे समाज को दबोचने का अधिकार नहीं है, तो ये फिर प्रधान बनने का सपना भी नहीं देख पाएंगे। बाबा साहब ने कहा ये हम आपकी शर्त नहीं मानेंगे, तो दूसरी शर्त उन्होंने रखी कि वोट देने का अधिकार उनको हो जो कम से कम 200 बीघा खेत वाला हो, यानी जमींदार हो। बाबा साहब ने सोचा कि हमारा समाज तो ज्यादा भूमिहीन है, अगर ये भी नियम पास हो गया तो कोई प्रधानमंत्री का सपना नहीं देख पाएगा। बाबा साहब ने ये भी शर्त नहीं मानी तो तीसरी शर्त रखी कि वोट
मालिक हो, फैक्ट्री मालिक हो। बाबा साहब ने ये भी शर्त नहीं मानी। अगर ये 3 शर्तें मानने के पीछे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हमें देश का प्रधानमंत्री बना दो, हमें तीनों शर्तें मानते हैं, तो बाबा साहब तो प्रधानमंत्री बन जाते। फिर राजा रामपाल कभी प्रधान बनने का सपना नहीं देख पाते। बाबा साहब कहते हमें इतना पैसा दे दो कि हम देश के नंबर 1 के अमीर हो जाएं। बाबा साहब तो अमीर हो जाते, लेकिन फिर कोई भी व्यक्ति यहाँ बैठा प्रधानमंत्री का सपना नहीं देख पाता। फिर कोई भारत में नेल्सन मंडेला पैदा होता जो 30 बरस जेल में रहता, संघर्ष करता, फिर सबको वोट का अधिकार दिलाने का काम किया। वो बाबा साहब तो पैसे से नहीं बिके, पद से नहीं बिके, और भारत में किसी भी जात धर्म के पैदा होने वाले व्यक्ति को 1 वोट का बराबर का अधिकार देकर के प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने का अधिकार देने का काम किया। हम उनके दिए हुए वोट की कीमत न समझने के कारण इन पंचायतों में कच्ची दारू कच्चा वोट, पक्की दारू पक्का वोट, मुर्गा दारू घर भले का वोट, नगद पैसा रिश्तेदार का वोट। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो पावर और पैसे के बल पर सत्ता में बनी रह करके बाबा साहब के संविधान को समाप्त करने का, कुचल रखने का काम कर रही है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, पाल साहब समाजवादी पार्टी के प्रत्येक नेताओं से कहा कि जाइए गाँव लोगों को सजग करने का काम करिए, सचेत करने का काम करिए। ये पावर और पैसे के बल पर सीबीआई ईडी का डर दिखा करके इस देश को संविधान बदलने का काम कर रहे हैं। ये देश की आजादी दिलाने वालों के करोड़ों लोग कुर्बानियों पर नकारने का काम कर रहे हैं। ये तो मना कर रहे हैं कि आजादी 15 अगस्त को नहीं, आजादी 2014 में जब मोदी जी आए तब मिली। अभी मोहन भागवत ने कहा कि हमें वो आजादी निकली है, असली आजादी हमें 2022 में मिली जब राम मंदिर बना। ये लोग आजादी को नहीं मानते हैं, ये लोग भारत के संविधान, बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते हैं। अमित शाह ने इसीलिए पार्लियामेंट के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर 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 कह करके जैसे नाराज आदमी होना, अपमान करने का काम किया। उसके लिए अगर किसी ने संघर्ष किया है तो इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश में एक नेता है, उस नेता का नाम माननीय अखिलेश यादव। इसलिए गांव और पंचायत में लगा करके लोगों को सजग करने के लिए, सचेत करने के लिए पीडीए बैठकें लगाने का काम किया है। तो मैं आप लोगों से कहने आया हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल वोट का अधिकार नहीं दिया, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने और बनाने का अधिकार नहीं दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमने तुम्हें 1 वोट का अधिकार देकर तुम्हें राजनीतिक आजादी दी, इसी वोट के माध्यम से तुम्हें सामाजिक आजादी की, इसी वोट के माध्यम से तुम्हें धार्मिक आजादी दी कि तुम बाबा साहब को मानो, बुद्ध को मानो, कोई मस्जिद में नमाज पढ़े, सारी जात धर्मों के लोगों को पूजा अर्चना करने की स्वतंत्रता देने का काम इसी संविधान ने दिया है। बाबा साहब ने कहा लेकिन ये धार्मिक आजादी, सामाजिक आजादी, आप राजनीतिक आजादी से तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। जब तक तुम आर्थिक आजादी के लिए और आजादी की जंग नहीं लड़ोगे, वो आजादी की जंग शुरू नहीं हुई तो संविधान बदलने की तैयारी हो गई। बाबा साहब ने कहा जिस दिन उन्होंने संविधान बनाकर 1 वोट का अधिकार दिया था, उस दिन बाबा साहब सबसे ज्यादा प्रसन्न नजर आए थे। उनका रसोईया कहता है कि पूरी जिंदगी में बाबा साहब अम्बेडकर को हमने सबसे ज्यादा प्रसन्न देखने का काम किया था। बाबा साहब ने आपको क्या कहा? बाबा साहब ने कहा आज के बाद इस देश में जिनके 100 में 80-90% वोट होंगे, उनकी
सरकार बनेगी, उनके प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनेगी। बाबा साहब ने कहा कि आज के बाद हमने भारत में प्रत्येक पैदा होने वाले व्यक्ति को हमने भारत की धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बना। बाबा साहब ने तो धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया, लेकिन हमारा समाज 10 साल से 2014 में, 2019 में, 2017 में, 2022 में, 2024 में उस वोट की कीमत न जानने के कारण जो अधिकार कांग्रेस पार्टी ने 2013 में जब हमें एमपी बनाया था 9 में, 2013 में भूख छिपौती में पास कराया था, उसी भोजन के अधिकार को एहसान मान करके आप 14 में वोट किया बीजेपी को, 17 में वोट किया बीजेपी को, 19 में वोट दिया बीजेपी को, 24 में दिया वोट बीजेपी को। बाबा साहब ने तो तुम्हें धन धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया, तुम 5 किलो गेहूं राशन में प्रसन्न होकर वोट देने का काम कर रहे हो। ये बात पहला से इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर पैसे लेके जाओ, ये 5 किलो राशन कोई मोदी जी की खैरात नहीं है, ये तुम्हारा अधिकार है। क्यों अधिकार है? क्या है? क्या है? अधिकार है। ये 5 किलो राशन की जगह 10 किलो देने लगे, 1 किलो दूध देने लगे, 1 किलो देसी घी देने लगे। इसको अधिकार समझ के खाने की जरूरत है, इसके बदले वोट देने की जरूरत नहीं है। समझी कि नहीं? अगर इसी चारा में फंस गए, अगर वो इसी चारे में फंस गए, तो अभी हमारे शुक्ला जी कह रहे थे, तुम्हें पता है ये गुजरात से बहलियां आए हैं, इन्होंने हमारा आरक्षण खत्म कर दिया, नौकरियां खत्म कर दी, पूरे देश में सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, पूरे देश की संपत्ति अदानी अमानी को बेचने का काम कर दिया। इसलिए आज हम फिर कहने आए हैं 27 के चुनाव में अभी कुंभ का मेला मना रहे, पूरे देश के लोगों को सब बेचने का काम कर रहे हैं। इसलिए कोई नया चारा फिर लाए, इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा बाल साहब गाँव जाइए, दलितों को, पिछड़ों को, अखिलेश के लोगों को और जिन्हें संविधान और लोकतंत्र पर विश्वास है, वो सभी लोगों को होशबंद करने का काम करो। तो मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि बहलिया जो आता है वो जाल बिछाता है कि नहीं बिछाता है? बहलिया आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, चिड़िया फंसती है कि नहीं फंसती? वैसे तुम 14 में, 19 में, 17 में, 24 में फंस चुके हो। हम आपको कहने आए हैं कि बहलिया आएगा, दाना डालेगा, बस मत जाना। फिर कोई नया दाना लाएंगे तो बहलियों को हमारा जैसा आदमी चिड़ियों को मिला तो उनको समझाया कि बहलिया आएगा, दाना डालेगा, बस मत जाना। चिड़िया समझ गई, यही गाना गा रही थी। बहलिया ने सोचा कि अब लगता है पुराने वाले दाना से फंसने वाले नहीं है, तो उस दाने में चमकीला वर्क लगा दिया और वो दाना फैलाया और फिर जाल बिछाया, चिड़िया फंस गई और उसी जाल में कह रही थी बहलिया आएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना। तो फिर किसी नए चारा में, फिर किसी नए आश्वासन में कि 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी, किसानों की आय को दोगुनी हो जाएगी। ये नए आदमपुरों में फंसने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपसे कहने आया हूँ कि आप लोग गांव-गांव, गली-गली जाइए, अपने नाते रिश्तेदारों को बताइए कि बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार है, और अगर ये उम्मीदिए के लोग इकट्ठे हो जाए तो आपके बेटे ने 2005 में पार्लियामेंट में एक याचिका दाखिल की थी। उस याचिका को उस हिसाब से अगर पीडीए की सरकार बन जाए तो इंसान को इंसान के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े और बाबा साहब का आर्थिक आजादी का सपना पूरा हो। हमने 2005 में जब एमपी बने 4 में
हमने पार्लियामेंट में पूछा कि देश में कितने मतदाता हैं और प्रति मतदाता सकल घरेलू आय से नेशनल इनकम पर अंक कितनी है। आरटीआई के बैतूलों ने सूचना दी थी 2005 में कि 67 करोड़ मतदाता हैं और 3500 रुपए पर मंथ राष्ट्रीय इनकम है प्रति व्यक्ति के हिसाब से, वोटर के हिसाब से। कुछ समय पहले उसके प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम जब 1 रुपया भारत सरकार से भेजते हैं तो 90 पैसे बिचौलिए खा जाते हैं, 10 पैसा जमीन में आता है। हम लोगों ने 110 सांसदों ने सुझाव दिया था पार्लियामेंट को कि जब 3500 इनकम है तो आधा पैसा देश के विकास में भेजो। 1750 रुपए जैसे जीरो से खाता खुला है, 67 करोड़ मतदाता है, 80 करोड़ का खाता खुलवाओ। और जब देश की इनकम 3500 है तो 1750, देश की इनकम 5000 हो तो 2500, देश की इनकम 10,000 हो आज की तारीख में 5000 सीधे खाते में डालने का काम करो और इन सारे बिचौलियों को खत्म करने का काम करो। ये बाबा साहब इसी आर्थिक आजादी की ओर इशारा कर रहे थे। अगर ये तुम लोग पीछे लोग इकट्ठे हो जाए तो हम नौकरी देने लायक है नहीं, मशीनें काम कर रही हैं। अब सरकारी नौकरियां नहीं है, अब तो राष्ट्र की आय में हमें हिस्सा चाहिए। अगर वो नियम पास हो जाए, वो आजादी हमें मिल जाए, धन में बंटवारा हो जाए तो पति को पत्नी के सामने, पुत्री को पति के सामने, भाई को भाई के सामने, बाप को बेटे के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। फिर बुद्ध का भारत आ जाएगा जो 2500 साल पहले बुद्ध ने कहा था, सर्वे भौम सर्वे सुना मया सर्वे भटान पर सन्मान कसित पाप हो। कोई दुखी न रहे, इंसान को इंसान के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े। यही पीडीए का असली मकसद है कि दलित, पिछड़े, अकेले और सर्वहारा के लोग संविधान की रक्षा के लिए, बाबा साहब के अम्बेडकर के अपमान का बदला लेने के लिए, आर्थिक आजादी के लिए, इंसानियत की बहाली के लिए, अपने हक अधिकार को बेचने के बजाय स्वाभिमान की जिंदगी जीने के लिए आने वाली पीढ़ी को वैसा का वैसा संविधान सौंपने के लिए संकल्प लेके जाओगे कि हम लोग पीडीए के लोग इकट्ठा होकर के इन सांप्रदायिक ताकतों को 2027 में भगाने का काम करेंगे। पूरा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं तो आपका बेटा, आपका भाई हूँ, आपके गांव का हूँ। मैंने पूरी राजनीतिक जिंदगी में कभी आने वाले का नाम नहीं पूछा। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी किसी जात धर्म के लिए आजादी नहीं दी, वोट का अधिकार नहीं दिया, सबको बराबर का अधिकार दिया है। हम उनके अनुयायी हैं। हमने भी पूरी जिंदगी में कभी आने वाले का नाम, उसकी जात, उसका धर्म, उसका क्षेत्र नहीं पूछा। हम केवल आने वाले का काम पूछते हैं। सार्वजनिक जीवन में लोगों को जात, धर्म, क्षेत्र जनाते हैं। हमारे इस कंप्यूटर में गड़बड़, हमें सारे भाई, सारे इंसान 25-30 साल में कोई करोड़पति, अरबपति, लखपति हम पर भरोसा करता है कि नहीं करता मैं नहीं जानता, लेकिन 25-30 सालों में हमने समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भरोसा पैदा कराने में कामयाबी हासिल की है, जिसके पैरों में चप्पल न हो, शरीर में कपड़ा न हो, पेट में भोजन न हो, हमारे पास आने तक के पैसे न हो, अपनी समस्या कहने के शब्द न हो। वो 150 किलोमीटर की सराउंडिंग में 1 करोड़ की आबादी वाले कानपुर नगर देहात में समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी भरोसा करता है कभी राजेंद्र पास को टेलीफोन करेंगे मदद हो जाएगी, अभी चले जाएंगे मदद हो जाएगी। ये भरोसा समाज के उस अंतिम को हमारे शरीर की अंतिम सांस तक कायम रहेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कोई बचा सकता है तो देश में इंडिया गठबंधन है और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव ने इतनी बड़ी ताकत इंडिया गठबंधन को देने का काम किया है। आओ हम सब मिलकर उनके हाथों को मजबूत करने के लिए दलित, पिछड़े, अकेले, सर्वहारा वर्ग के लोगों में भाईचारा बना करके इन सांप्रदायिक ताकतों को 2027 और उससे पहले चुनाव आए तो उन सब में उन्हें हराने का
पुनः आए तो भाई सैनिक सोनकर को, उनकी पूरी टीम को और सभी साथियों की ओर से सामने वाले लोगों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और भाई सहयोग सोनकर ने कुछ हमारी माताओं बहनों के लिए कुछ हमें लगता है उपहार देने का काम किया है, उसको आप लोग बैठे रहिए, ये बुलाएंगे तो अपना स्वीकार करने का काम करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय